साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है इसमें एक आर्टिकल निकला है जो कि आपका कजाकिस्तान में जो वर्तमान में विद्रोह चल रहा है उस विद्रोह के बारे में बताया गया है और यह आर्टिकल सतीश कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल में हम लोग कजाकिस्तान में जो वर्तमान में विद्रोह चल रहा है इसका तत्कालिक कारण क्या है और इसका दीर्घकालिक कारण क्या है उनकी चर्चा करेंगे और साथ ही कजाकिस्तान जो है आपका मध्य पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इत्यादि के बारे में और यहाँ के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे और भारत के इसके साथ संबंध कैसे रहे हैं उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आईआर के दृष्टिकोण के साथ ही साथ आपके प्री की परीक्षा के लिए भी इसमें आपको कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे, उनकी भी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो विद्रोह से निकले सवाल के संदर्भ में तो देखिए थोड़ा सा इसका सार देख लेते हैं। इस आर्टिकल में क्या है कि हाल के विद्रोह को कजाकिस्तान की सरकार ने तख्ता पलट की साजिश बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसे एक क्रांति के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। मध्य पूर्व के देशों में क्रांतियों का जो दौर 2011 में शुरू हुआ था, कजाकिस्तान की ताजा घटनाएं भी उसी की याद दिलाती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। कजाकिस्तान में नए साल की शुरुआत भयानक दंगों से हुई। इससे क्षेत्र में अशांति पैदा हुई और देश की सुरक्षा को खतरा भी खड़ा हो गया। शुरुआती खबरों के मुताबिक इन दंगों का कारण प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ना है। सरकार ने साल की शुरुआत में एलपीजी पर मूल्यों का नियंत्रण हटा लिया। इससे एलपीजी के दाम बढ़ गए और इसके खिलाफ देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। पूर्व सोवियत गणराज्य के सबसे बड़े शहर अलमाती में, यहां ध्यान रखिएगा कि अलमाती जो है 1997 तक कजाकिस्तान की राजधानी थी। तो अलमाती में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और बल प्रयोग का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए। हिंसा का सबसे ज्यादा असर पूर्व की राजधानी अलमाती में ही देखने को मिला है, जहां 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यहां एक फैक्ट याद रखिएगा कि वर्तमान में यहां की जो राजधानी है नूर सुल्तान है। इससे पहले अस्ताना थी, परंतु वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, जो यहां के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर रखा गया है। तो हालात से निपटने के लिए वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकाएव ने रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन के 2500 सैनिकों को कजाकिस्तान बुला लिया है। अब यहां पर एक फैक्ट आपके लिए मैं बता दूं, ये जो सैनिक बुलाए गए हैं रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन के 2500 सैनिक, इनको एक नाम दिया गया है। इनका एक नाम है। इसका नाम क्या है? तो देखिए एक वर्ड आप सुनेंगे CSTO, इसका फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो संगठन है इसी के तहत ये क्या है? एक सैन्य गठबंधन है जो कि रूस के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है। इसी के सेना को जो है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो है हालात पर नियंत्रण के लिए बुलाया है। तो जो CSTO है, या इसे कहते हैं हिंदी में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, यह रूस के नेतृत्व वाला एक सैन्य संगठन है। यह किसी भी सदस्य पर, मतलब जो इसके सदस्य हैं, या किसी भी सदस्य पर हुए बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस CSTO की उत्पत्ति जो है वर्ष 1992 में 1992 में एक सामूहिक सुरक्षा संधि से हुई थी। इस संधि पर रूस और कुछ मध्य एशियाई देशों ने हस्ताक्षर किए थे। CSTO जो है यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की तरह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा यह भी नाटो की तरह है। इसके वर्तमान सदस्य कौन से हैं CSTO के? तो आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और तजाकिस्तान। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। ठीक है, अब इतनी चीजें कर ली, अब आगे चलते हैं। देखिए अब आर्टिकल पे आते हैं। इस दौरान जो ये सैनिक बुलाए गए हैं, यहां पे जो विद्रोह रहा, इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। देश में भड़की इस हिंसा के लिए राष्ट्रपति टोकायोव ने विदेश में प्रशिक्षित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है। अगर ऐसा है तो इस मुल्क के हालात कुछ और ही संकेत देने वाले लग रहे हैं। नए साल में कजाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और भारत 7वें नंबर पे है। मतलब यदि इसकी तुलना करें तो ब्रिटेन से करीब 5 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी ब्रिटेन की आबादी की 1/4 है। लगभग 2 करोड़ यहां आबादी है। महज आबादी ही नहीं बल्कि इसकी भू राजनीतिक स्थिति इसको और अहम बनाती है। इसके उत्तर में
रूस है, जिसके साथ इसकी करीब 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है। इसको हम लोग आगे चल के मैप में देख लेंगे। पूर्व में इसकी सीमा चीन से मिलती है, जो पूर्वी सीमा है वो चीन से मिलती है। जब 1990 तक मध्य एशिया जो है रूस के अंतर्गत था, तब सैनिक दृष्टि से कजाकिस्तान रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश था। परमाणु परीक्षण स्थलों से लेकर के अंतरिक्ष केंद्र तक जो है रूस के यहीं पे थे। आज भी कई मामलों में रूस कजाकिस्तान पर निर्भर है। इतना ही नहीं, 2015 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के गठन में भी असल भूमिका कजाकिस्तान और बेलारूस की ही थी। कजाकिस्तान में जो कुछ भी घटित हुआ उसमें रूस की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह आगे भी बनी रहेगी। इसके कई उदाहरण हैं। करीब 2 करोड़ की आबादी वाले कजाकिस्तान में करीब 40 लाख लोग रूसी मूल के हैं। नौकरी और रोजगार की खोज में सबसे ज्यादा कजाकी रूस की दौड़ लगाते हैं। स्कूली और बुद्धिजीवी लोगों की भाषा आज भी रूसी है। सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा परिषद की है, जिसके अंतर्गत रूस के साथ 5 और देश शामिल हैं। मतलब रूस सहित सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं, लेकिन हुकूमत रूस की चलती है। इस बार भी जब अलमाटी में उपद्रव जोर पकड़ने लगा और वहां की सेना नाकाम दिखने लगी, तो रूस ने सेना भेज दी और प्रदर्शनों को कुचलने के लिए लोगों पर गोलियां दागी गईं। सैकड़ों लोग हताहत हुए, हजारों लोग जेलों में ठूंस दिए गए। रूस का मानना था कि उपद्रव भीतर के नहीं बल्कि बाहरी शक्तियां थी। उपद्रवी जो है भीतर के नहीं बल्कि बाहरी शक्तियां थी। इसलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या इस हिंसा के पीछे महज बाहरी ताकतें ही थीं जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसे अंजाम दे डाला, या यह देश के भीतर ही वर्षों से सुलग रही आग का नतीजा जी। ऐसे अनेक किस्से हैं, पर इस बार की कहानी नए वर्ष के आगमन से शुरू होती है। इस देश में एलपीजी जो है वो यातायात का मुख्य ईंधन हुआ करती है। कजाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हुआ यह कि सरकार ने हाल ही में एलपीजी से सब्सिडी खत्म कर दी और इसकी बिक्री पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दी। रातों रात ईंधन के दाम दुगने हो गए। इसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि इसे एक तात्कालिक कारण के रूप में देखा जा रहा है। कजाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके पीछे कारण और भी हैं। सबसे बड़ा कारण तो देश की अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था है, जो 1991 से निरंतर चलती आ रही है। सत्ता के केंद्र में कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति नजरबायोव की भूमिका है। 1991 से लेकर 2019 तक सत्ता की बागडोर पूरी तरह से उनके हाथों में थी। मतलब जब से ये देश आजाद हुआ है। उनके कार्यकाल में कई बार राजनीतिक विद्रोह हुए, लेकिन रूस की मदद से उन्होंने हर बार उसे कुचल दिया। मसलन 2015 में देश की मुद्रा न्यूनतम स्तर तक चले जाने के बाद विद्रोह हुआ था। साल 2016 में मनमानी तौर पर वहां की जनता की जमीन चीन के हवाले कर दी गई थी और उसके विरोध में भी विद्रोह भड़क उठा था। फिर 2017 में ऑटो एक्सपो के विरोध में जनता सड़क पर उतरी थी। इसके बाद 2019 में नजरबायोव ने सत्ता का हस्तांतरण किया और टोकायेव को राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन नजरबायोव खुद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक के रूप में पर्दे के पीछे सत्ता के प्रमुख अंग बने रहे, लेकिन उन्हें सत्ता से अलग करने की साजिश से जनता भीतर ही भीतर नाराज हो रही थी और यही नाराजगी अब हिंसा के रूप में सामने आई है। कजाकिस्तान में अशांति का दूसरा कारण था देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी। माना जाता है कि कजाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों का है। बेरोजगारी चरम पर है। कोरोना महामारी के हालात ने इसे और गंभीर बना दिया है। फिर कजाकिस्तान में भ्रष्टाचार और सत्ता में परिवारवाद का बोलबाला है। जैसा कि समझा जाता है कि हर नवोदित देश की अपनी अलग पहचान होगी, उसमें राष्ट्रवाद की भावना होगी, जिसमें हर नागरिक समाज की अहम भूमिका होगी। लेकिन ऐसा यहां होने नहीं दिया गया। अधिनायकवादी व्यवस्था ने सत्ता को व्यक्ति विशेष और परिवार तक समेट दिया और 3 दशकों में यहां के शासकों ने आम जनता की आकांक्षाओं का गला घोंट दिया। दरअसल बात केवल कजाकिस्तान तक नहीं सिमटी है। भौगोलिक बंदरबाट की जिरह में बाहरी शक्तियों का दखल भी कजाकिस्तान में अरसे से चला आ रहा है। 1991 के बाद से ही अमेरिका की निगाह कजाकिस्तान पर थी। कजाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते को लेकर के अमेरिका ने 1993 से जो कवायद शुरू किए वह 2000 के बाद भी चलती रही। कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी दखल भी बढ़ता गया। साथ ही साल 2000 के बाद इस देश में चीन की शिरकत भी बढ़ने लगी। कजाकिस्तान चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का बड़ा हिस्सा बन गया। इसके लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया। कजाक लोगों की जमीनें चीन के हवाले कर दी गई। सबसे मजबूत बाहरी शक्ति के रूप में रूस आज भी मध्य एशिया के बीचों बीच है। कजाकिस्तान की सुरक्षा का ढांचा रूस निर्धारित करता है। इससे कजाक लोगों के बीच यह डर और गहरा गया है कि क्या
रूस कजाकिस्तान के उत्तरी हिस्से को अपने में मिलाने का चक्रव्यूह तो नहीं रच रहा है। इस डर का बुनियादी कारण यह भी है कि 2019 में रूसी संसद ने इसकी चेतावनी दी थी। हाल के विद्रोह को कजाकिस्तान की सरकार ने तख्तापलट की साजिश बताया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इसे एक नई क्रांति के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। मध्य पूर्व के देशों में क्रांतियों का जो दौर 2011 में शुरू हुआ था, कजाकिस्तान की ताजा घटनाएं भी उसी की याद दिलाती हैं। सच को अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था के तहत ढका जा रहा है, लेकिन यह चिंगारी फिर से जंगल की आग बनकर फैल सकती है। अब थोड़ा सा भारत और कजाकिस्तान संबंध की बात कर लें तो पहले यदि इसका सांस्कृतिक तौर पे चलें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच संबंध जो है पुराने एवं ऐतिहासिक है, जो 2500 साल पहले से चले आ रहे हैं। माल का व्यापार लगातार एवं नियमित रूप से हो रहा है तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विचारों, सोच एवं दर्शन का आदान प्रदान है। रक्षा और राजनीति के क्षेत्र में सहयोग का भारत और कजाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। भारत उन पहले देशों में शामिल है जिसने कजाकिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध फरवरी 1992 में बने थे। मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार कजाकिस्तान है। भारत ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करने की बात कही है। विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक कजाकिस्तान से वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच भारत को परमाणु ईंधन के लिए 5000 टन यूरेनियम की आपूर्ति का समझौता हुआ है। भारत ने कजाकिस्तान से असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ाने पर यह दूसरा बड़ा समझौता किया है। कजाकिस्तान पहले से ही एक समझौते के तहत भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करता रहा है। तो यहां फैक्ट याद रखिएगा कि वर्तमान में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। परंतु यदि भंडारण की देखेंगे कि सबसे अधिक भंडार कहां पे है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका नंबर 1 पर आ जाता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त भारत कजाकिस्तान की बात करेंगे तो जो आपका CSO है, संघाई सहयोग संगठन, इसमें भी दोनों देश जो हैं सदस्य के रूप में शामिल हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे आप मैप देखिए, पहले कजाकिस्तान की यहां पे मैप देखिए। अब इसकी सीमा को आप देख सकते हैं, किससे किससे इसकी सीमा लगी हुई है। तो देखिए, उत्तर में रूस है, पूर्व में चाइना है। इसके अन्य पड़ोसी देशों को देखें, क्योंकि ये लोकेशन जो है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इस पर लगातार जो है आपसे प्री की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका कजाकिस्तान है, यहां पे आपका उज्बेकिस्तान, इसके जो सीमा लगी है उज्बेकिस्तान के साथ में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। इसके बाद आपका आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद। फिर यह है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। फिर यहां पे आप देखेंगे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और यहां ध्यान दीजिएगा कि जो किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान की जो सीमा है वो कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। कजाकिस्तान के साथ सीमा जो है रूस के साथ, चाइना के साथ और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, परंतु तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करती है। कुछ अन्य बातों को देखें तो यहीं पर आपका अरल सी है, ये जो दिख रहा है ये अरल सी है। कई बार पूछा जाता है कि अरल सी जो है किसके मध्य में है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। और यहीं पे आप देखेंगे बलखास झील है। बलखास झील आपका कजाकिस्तान में स्थित है और ये एशिया के ये सबसे बड़े झीलों में से एक है। ओवरऑल आप इसको देखेंगे तो ये अर्धचंद्राकार खारे पानी की झील है, परंतु यह झील बीच में जो है पृथ्वी के एक हिस्से से बटी हुई है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है आप देखेंगे वो उसका पानी थोड़ा मीठा है, जबकि पूर्वी भाग का पानी जो है वो खारा है और पूर्वी भाग जो है अधिक गहरा है। और इस बलखास नदी जो झील है इसमें 7 नदियों का पानी आता है, जिसमें प्रमुख नदी जो है इली नदी है। कौन सी है, इली नदी है। अब चूंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है। घट क्यों रहा है, क्योंकि जो जिन नदियों का पानी इसमें आता है उन पर बांध बना करके उनको कृषि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये धीरे धीरे सूख रही है। सूखने से इसका आकार क्या हुआ है, कम हुआ है। इसके अतिरिक्त जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देख रहे हैं तो यहां पर आपका कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी आप देखेंगे तो ये कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान से इधर लगा हुआ है। इधर अजरबैजान है और इधर ईरान से भी इसकी सीमा साझा होती है। इसके अतिरिक्त यहां पे ध्यान दीजिएगा जो SCO संगठन है इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो
आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आधारित है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और याद रखिएगा, एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है कांजिंद, कांजिंद है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो कांजिंद सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य में आयोजित की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसकी चर्चा हम लोगों ने इस पूरे आर्टिकल के दौरान की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।